की है, इसके बारे में समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ मीना व्यास जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत कर लेती हूँ आलोक पांडे जी आपसे। बुजुर्ग आबादी भारत में तेजी से बढ़ रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से? देखिए अर्चना जी, जो बुजुर्ग आबादी होती है ये हमारे लिए एसेट तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि जब इन्होंने पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित किया है तो हम इसे बोझ भी नहीं मान सकते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता हैं, वो हमारे लिए बोझ नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जब जनसंख्या के उतार चढ़ाव में हम आते हैं, जनसंख्या के पीक को हम प्राप्त कर लेते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लगाते हैं, तो इसके ये दुष्परिणाम भी आते हैं। जनसंख्या में हम वृद्धि दर को नीचे ले जाते हैं, जन्म दर को हम नीचे ले ही जाते हैं। जैसा कि आपके आंकड़ों बताया कि जन्म दर हमारी काफी बड़ी मात्रा में कम हुई और मृत्यु दर घटती है। जब हम डेवलपिंग समाज से डेवलप समाज की तरफ जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य हो जाती है, बेहतर शिक्षा हो जाती है, तो मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर भी घट जाती है। इससे आता क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती है। ये न केवल भारत के लिए है बल्कि वर्ल्ड वाइड है, विश्व लेवल पर भी ये बात लागू होती है। तो अब ये एक समस्या तो आएगी क्योंकि हमारे पास इसीलिए बार बार विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे पास 2050 तक की मौका है अगर विकसित राष्ट्र बनना है। अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो 2050 के बाद हम विकसित राष्ट्र इसीलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी तो 60 साल के ऊपर क्या है उसमें खर्च करना होगा। खासकर जो कि ग्रामीण भारत में रहने वाले बड़ी मात्रा में लोग हैं, उनकी शिक्षा को उनके स्वास्थ्य पर, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए जबकि कुछ भी असर के रूप में नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत सरकार का एक वादा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 41 ये कहता है अगर कोई बुजुर्ग है, कोई निशक्त है, कोई इस तरह के जो स्वास्थ्य कमजोर लोग हैं उनकी मदद करते हैं, राज्य की ड्यूटी उसे करना ही पड़ेगा। तो हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बुजुर्गों की सेवा में लगेगा। बिल्कुल, हमारी जनसंख्या कंट्रोल की एक दुष्परिणाम है। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी, यानी कि आलोक जी आप ये कह रहे हैं रखा है विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का, लेकिन अब यही समय दिया जा रहा है कि जब बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी, अभी तो 10% है और 2047 से 2050 तक ये 20% हो जाएगी, तो बुजुर्ग आबादी हमारी आर्थिकी में उतना योगदान वो नहीं दे पाते हैं। जैसा कि अभी हमने बाइट भी सुनवाई कि उनकी सक्रियता जो है वो कम हो जाती है। ये लक्ष्य हमने रखा है, तो क्या आपको लगता है कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2047 तक तो वो समय है जिसमें हम ये चीजें गेन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर 20% पॉपुलेशन बुजुर्ग हो जाती है, 80% तो यंग रहेगी ना। क्या हमें 80% लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? 90 से अगर 80 हो जाती है तो क्या 80% देश को अपना आधार नहीं बन सकते हैं? वो भी तो घट रहा है ना आलोक जी, युवाओं की संख्या भी तेजी से घट रही है और आप देख रहे हैं कि 15 से 59 साल की अगर हम बात कर ले तो 15 से 59 साल के बीच की जो आयु के उम्र के लोग हैं उनकी संख्या भी घट रही है। और काम करने की अगर आप कह लीजिए कि एक जो एक्टिवनेस होती है, एक जो कह लीजिए क्रिएटिविटी होती है, एक काम को अनेक तरीके से करने की अगर हम बात करते हैं, वो तो इसी एज के उम्र के लोगों के अंदर होती है। प्रैक्टिकली तो मैंने बहुत अलग देखा है। जैसे मेरे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं मेरे पास, वो 18 साल से लेकर 28 साल के होते हैं, बट वो शायद उससे कम काम करते हैं, 15-16 घंटे डेली काम करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा यंग है मुझसे। वो डिपेंड करता है कि वो अपना यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैसे करते हैं। तो जैसा कि मीना व्यास जी ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकली हम यंग होते हुए भी यंग नहीं रह पाते। ये एक दूसरा विषय है। लेकिन जो आपका टॉपिक ये है कि जो बढ़ती जनसंख्या है, वो खासकर वृद्ध जो जनसंख्या है, इसका क्या किया जाए? क्योंकि जैसे से हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, सीधी सी बात है, नई जनसंख्या भी घटेगी और पुरानी क्योंकि मृत्यु दर कम हो जाती है तो पुरानी रहेगी। उस पुरानी के साथ ही हमें विकसित करना होगा। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो श्रम जनित काम है उनको मशीनों पर निर्भर करना होगा, जिससे कि जो मनुष्य घट रहे हैं उसका काम फिर रोबोटिक तरीके से, मशीनों के माध्यम से ऊर्जा को हम मैकेनाइज करना होगा। मशीन की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, सोसाइटी को रोबोटिक्स की तरफ, एआई की तरफ लेकर के हमें जाना जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों
91-99 की अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो उस वक्त 1000 जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन माफ करिए 1000 बुजुर्ग पुरुष पर 930 बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी। लेकिन 2051 यानी कि जब हम 2051 में प्रवेश करेंगे तो वहां पर 951 पुरुष में 1048 महिलाएं होंगी, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं की जीवंतता ज्यादा होती है, वो ज्यादा जीवित रहती है, ये कारण है। इसका कारण ये भी है कि वो ज्यादा मदिरा और उन चीजों से, अल्कोहल से दूर रहती हैं, तो वो लाइफ भी ज्यादा होती है। नेचर उन्हें लॉन्ग लाइफ देता है, तो महिलाएं ज्यादा जीवित रहेंगी अगर मेडिकल सुविधाएं हैं, ये प्राकृतिक है। तो और महिला या पुरुष दोनों अगर बुजुर्ग हैं तो दोनों डिपेंडेंट रहेंगे। जो आपका मूल टॉपिक है कि बढ़ती हुई जो आबादी है और उसके साथ बढ़ती बुजुर्गों का जो प्रतिशत है, इससे देश कैसे लड़ेगा, इससे सामना कैसे करेगा। तो जो थोड़ा सा मैंने उस बार बताया, किसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, रोबोटिक्स को आगे लाना होगा। जो यंग जनरेशन हाथ से काम करती थी उसका स्थान अब मशीनों को और लेना होगा, तभी हम विकसित भारत को लगातार आगे बढ़ा। ऐसे तो आलोक जी आप कह रहे हैं कि अगर हमें रोबोटिक्स को लाना होगा, हमें मशीनीकरण को और बढ़ावा देना होगा, तो फिर तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि रोजगार दीजिए और एक तरफ आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे रोजगार और रोबोटिक्स एक जैसे हो पाएगा? एक कहानी से समझाता हूँ, शायद आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर की बात लेकर के आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बैलगाड़ी पे गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो क्लर्कों की नौकरी खत्म हो जाएंगी। क्या कंप्यूटर के आने से रोजगार बढ़े या घटे हैं आज की डेट? अगर ये कंप्यूटर क्रांति नहीं होती, मोबाइल क्रांति नहीं होती, तो शायद इतने रोजगार का सृजन नहीं हो पाता। तो नई टेक्नोलॉजी कुछ रोजगारों को छीनती है, उससे ज्यादा नए रोजगारों का सृजन करती है। आलोक जी, अगर एक रोबोट एक कंपनी में मैं आपसे भी पूछती हूँ, अगर एक रोबोट एक कंपनी यानी कि एक कंपनी में अगर 400 लेबर काम करते हैं और एक उस 400 लेबर की जगह एक रोबोट को रख दिया जाए तो उसने 400 लोगों की तो नौकरी खा ली ना। ये तो आप कहेंगे ना कि आज आप देख रहे हैं कि जो लेबर, खास तौर से मैं लेबर की बात कर रही हूँ, जो लेबर है वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आजकल मसाले बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें रख दी हैं जो कि लेबर करते थे। तो जहाँ 400 लेबर वो काम करते थे वहाँ एक मशीन कर देती है, तो 400 लेबर की तो नौकरी गई ना। तो आप मशीनी के, चलिए वो हमारा अलग मुद्दा है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आने वाले समय में वृद्धाश्रमों को बढ़ाना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्च किस तरह से करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए आज की जनरेशन की हम बात कर ले तो आज की जनरेशन में इतने इमोशंस, खासतौर से आप देख भी रहे होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि इतने इमोशंस नहीं होते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझते हैं और उनके लिए फिर सरकार ही कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि सहायता देती है, सरकार की तरफ से पेंशन हो या फिर अन्य चीजें हो। लेकिन आने वाले समय में अगर इसका भार बढ़ेगा तो उसके लिए सरकार को किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है? मुझे लगता है कि एक ओल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और यंग जनरेशन उसका टैक्स लेना चाहिए सरकार। अब आप अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे तो कर दीजिए, राज्य उसके लिए माता पिता की हेल्प करेगा, लेकिन माता पिता के लिए कर लगा दो बच्चों से जो 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र के हैं, अपनी इनकम का 5% माता पिता टैक्स देंगे, ओल्ड एज टैक्स देंगे। कम से कम सरकार उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएगी, अच्छे वृद्धाश्रम बनाएगी, अच्छी हेल्थ की व्यवस्था करेगी, अच्छी फूडिंग करेगी, अच्छी लॉजिंग करेगी। अगर अब बेटा नहीं करेगा तो राज्य करेगा। सब अल्टीमेट राज्य पिता होता है सबका जी। अगर हमारा खून नहीं हमारे लिए कर रहा है तो कर देगा और राज्य फिर हेल्प करेगी। और मैं इस कर व्यवस्था का समर्थक हूँ। जो नालायक बच्चे अपने माता पिता के लिए ना कुछ कर सके वो फिर टैक्स दे जी। यानी कि सरकार को इसके लिए तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे सॉरी जरूरत